हुआ और बिल्कुल सही मौका आपके सामने कि लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। खबरें पार्लियामेंट से गर्मा गर्म वो आपके सामने पेश करेंगे इस दिल्ली के ठंड के माहौल में। लक्ष्मण जी कहाँ घूम रहे हैं आप बताइए, बाहर मूड और माहौल कैसा है? मैंने सुना काफी बारिश हो रही है। मैं तो बिल्कुल आराम से कमरे में बैठा हुआ हूँ। नहीं, आप कमरे में भले बैठे हो, लेकिन यहाँ पे कल देर शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम काफी ठंड है। हालांकि संसद का सत्र चल रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे गर्माहट जरूर देखने को मिलती है। वही गर्माहट में सोचा आप तक पहुंचा दूं। तो इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि रेल मंत्री से पूछा गया था राज्यसभा में कि जो दो सरकारी कंपनियां हैं आरवीएनएल और राइट्स, इन दोनों सरकारी कंपनियां रेल मंत्रालय की जो है, इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहां पर रेल मंत्री ने एक बड़े महत्वपूर्ण बयान दिया और ये लिखित जवाब दिया है कि राइट्स और आरवीएनएल दोनों को कहा गया है कि देश और विदेश में जो भी प्रोजेक्ट हैं उसकी आप पहचान करिए, जो आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट को लेने से हमें फायदा होता है तो उस प्रोजेक्ट की पहचान करिए, चाहे देश में हो या फिर देश से बाहर हो। इतना ही नहीं, उनको ये भी कहा गया है कि आप चाहें तो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आप प्राइवेट कंपनियों से मिल करके स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी बना सकते हैं। इस बात का भी अधिकार आपको दिया जा रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि दोनों कंपनियां आत्मनिर्भर बने और इसके लिए इस बात का अधिकार उनको दिया गया है। और एक दूसरा सवाल है, अगर आपके पास वक्त होगा तो फिर बताऊंगा, संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। जी जी लक्ष्मण जी, बात टेलीकॉम की ही आगे होने वाली थी। बताइए वहां पर कौन से जवाब और सवालों का सिलसिला आपको पार्लियामेंट में होता हुआ दिख रहा है? देखिए, वहां पे दरअसल संचार मंत्री से पूछा गया था कि टेलीकॉम टावर बात टेलीकॉम की हो रही थी और संबंध विच्छेद होता हुआ हमारे लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन ये बिल्कुल सही मौका है। एक बहुत ही जाना माना फिनटेक समिट आपको भारत में होता हुआ दिखेगा और वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी साहब जुड़े और उन्होंने कहा कि भाई डेटा आपके लिए आज एक नया ऑयल है और उनका मानना है कि इसका फायदा पूरी दुनिया को होता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत पूरी दुनिया में ग्रोथ इंजन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The coming digital first revolution is going to make our world and make India more inclusively prosperous than we can now imagine. I can say with absolute confidence that the digital first world will be a more equal world without the traditional and unacceptable disparities and deprivations we see in our societies at present. The digital first world will be a people first world. No one will be last and no human being will be left behind. The digital first world will also be a planet first world. Care for the planet and care for the people. These two mantras will guide technological transformation of the world in the 21st century. India, I believe, is now well on its way to transform itself into a leading digital society, right? Having put digital infrastructure in place, having put the regulatory framework in place, armed with these two enablers, India's young and super talented entrepreneurs are now ready to fly, right? And I believe that we can achieve much, much faster economic growth, progress, and prosperity for all our people and contribute to the rest of the world. India has a unique advantage, demography. We are a nation of 1.35 billion people and will soon become the world's most populous nation, overtaking China, and also the world's youngest nation. Our second major strength is that India has built the digital pipeline, a world-class digital infrastructure that has reached all our cities, towns, and almost all our 600,000 villages. Again, thanks to Prime Minister Modi's Digital India vision. चलिए, तो आप ये सुन रहे थे श्री मुकेश अंबानी इन्फिनिटी फोरम में आज उन्होंने अपनी बातें रखी उसमें, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो
आगे जाके ग्रोथ का इंजन बनेगी। और स्पेशली अगर आप देखें भारतीय सोसाइटी, भारतीय समाज जो है वो डिजिटल इस बदलाव को अगर आप देखें अपना भी रहा है और एक अच्छी सोसाइटी में तब्दील होने की अगर आप देखें पूरी की पूरी गुंजाइश है। डिजिटल फर्स्ट सम्मेलन में आज ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी थे, उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद ये श्री मुकेश अंबानी का वक्तव्य आप सुन रहे थे। आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज़ लेके आइए जरा एक बार बड़े कुछ दिग्गज स्टॉक्स। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। मानस, आपने जो वो शॉर्ट कॉल ली थी वो अच्छी कॉल थी और यकीन मानिए वो लास्ट एवरेज टूट रहा था और आपने तभी अगर आप देखिए वो कॉल ली थी। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब वो पुट लेके आइए। मतलब कॉल मतलब एक व्यू लिया था और ली उन्होंने शॉर्ट कॉल थी और पुट का व्यू था, याद रखिएगा। कोटक की आप 1900 की पुट लेके आइए और मेरे ख्याल से 40 रुपये 35 पैसे उसका भाव था, अब ये 55-35 पे। बड़ा अच्छा ट्रेड था, खूबसूरत ट्रेड था मानस, वो अच्छा करता हुआ डे हाई पर इस पुट ऑप्शन का प्रीमियम करीब करीब 15 रुपये वहाँ से ये पुट चल चुकी है। ओके, अब इस मंच पे और कमाई का अड्डा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश अग्रवाल और साथ ही साथ कुणाल रामबिया भी। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे रीड कर रहे हैं इसे? आप एक सिर्फ वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग समझते हैं? जो हमने इस हफ्ते लो देखा था करीब करीब 16,785, वहाँ से आप समझ लीजिए कि मॉर्निंग का हाई था वो करीब करीब 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर का हाई था वो। तो ये वो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं ये सीरियस अनवाइंडिंग है? इस दौर के जो लोज थे निफ्टी बैंक के और निफ्टी के वो रीवॉलेट हो सकते हैं? आपकी राय क्या कहती है? क्लाइंट से व्यू क्या शेयर किया आपने? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, शैल जी, पैनल में दूसरे जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। ये जो अनवाइंडिंग आज हो रही है वीकेंड में खास करके, तो एक तो चिंताएं जो नया ओमिक्रॉन वायरस आया है कोविड का एक नया वेरिएंट, उसको लेकर के बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल से ज़्यादा इस वक्त सेंटिमेंट काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे कोई भी न्यूज़ आती है कि 2 संदिग्ध मरीज़ पकड़े गए हैं या 10 पकड़े गए हैं, तो वैसे वैसे वो फिर गिरावट देखने को मिलती है। और अचानक से ऐसा कोई कहता है कि नहीं ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, तो मार्केट फिर वापस रफ्तार पकड़ लेता है। तो ये बहुत वॉलेटाइल बाज़ार है। जो बहुत छोटे समय के लिए बाज़ार में काम करना चाहते हैं, छोटे समय से मेरा मतलब है इंट्राडे या 2-3 दिन के लिए, उनके लिए तो बेहतर स्ट्रेटेजी हम यही सुझा रहे हैं अपने क्लाइंटों को कि थोड़ा दूर रहें बाज़ार से। लेकिन जो थोड़ी सी होल्डिंग पोजीशन रखते हैं कि गिरावट में खरीदारी कर सकें, तो वहाँ पे हम बिल्कुल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक से 20-30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कंपनियां अच्छी हैं, नंबर जो दूसरी तिमाही के आए थे अच्छे आए थे और आने वाले दिनों में भी आने को बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो छोटी अवधि के लिए उसे दूर रहना बेहतर है, लेकिन जो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं या 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। जो यही राय हमने अपने क्लाइंटों को भी दी है। आपके सामने दिन का न्यूनतम लेवल फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आता